हेलो एंड वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मेरा नाम है चार्ली और आज हम अपना कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा EVS का चैप्टर 2 जो कि हमारा था इकोसिस्टम के बारे में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर आपने हमारा लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है इसका पार्ट 1, तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और बाकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर और भी ज़्यादा कोर्सेज़ करवाए जाते हैं और भी बाकी कोर्सेज करवाए जाते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बायोटिक कंपोनेंट्स को अच्छे से पूरा समझा दिया था, पूरा स्ट्रक्चर। अब हम इसमें करने वाले हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स, दीज आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और गैस फाउंड इन नेचर। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि यार तुम्हारे बायोटिक होते हैं और नॉन बायोटिक होते हैं। बायोटिक तुम्हारे वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है। एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। यानी कि तुम्हारे सॉलिड फॉर्म में होंगे या गैस फॉर्म में होंगे, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं तुम्हारे इकोसिस्टम के, ठीक है। अब ये जो तुम्हारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये तुम्हारे टू टाइप्स के हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से 2 टाइप्स के हैं? तुम्हारा है पहला क्लाइमेट फैक्टर्स, दूसरा है एडेपिक फैक्टर, ठीक है। एडेपिक फैक्टर, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर के अंदर तुम्हारे एग्जाम्पल आते हैं लाइट, टेम्परेचर, रेन एट्सेट्रा, ठीक है। एडेपिक फैक्टर का मतलब होता है तुम्हारा ऐसी कंडीशन जिसमें कि यार सॉइल के अंदर अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ग्रो हो रहे हो, ठीक है, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। सॉइल एक अच्छी खासी हो, उसको हम एडेफिक बोलते हैं, ठीक है। तो यार एडेफिक हमारा बेसिकली सॉइल वर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिख दिया है, ठीक है। तो एडेफिक फैक्टर्स के अंदर ऑब्वियसली बात है तुम्हारा क्या आएगा, सॉइल ही आएगा बस, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर्स के अंदर तुम्हारे आते हैं लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। रेन की जगह वाटर कर दो तब भी बात वही है, ठीक है ना। तो ऐसे अब हम सबसे पहले देखते हैं अपना कौन सा क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्या ही क्लाइमेटिक फैक्टर्स आखिर हैं क्या, ठीक है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लाइट को, ठीक है। इट इज़ एन असेंशियल फैक्टर फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एज वेल एज डिकम्पोजर्स। In presence of sunlight, plants able to do photosynthesis process, and that's why light is one of the most important abiotic factors of an ecosystem. जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका लाइट है या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज़ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, जिससे वो जिंदा रह पाते हैं। सनलाइट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। किन किन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है? प्रोड्यूसर्स के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, डीकम्पोजर्स के लिए भी, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में ही या जो क्या कहते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, प्रेजेंस का मतलब होता है यार तुम्हारा कि जब क्या कहते हैं सूरज की रोशनी जब तुम्हारे पे उपलब्ध होगी, ठीक है, उपलब्ध, तुम यहाँ पे प्रेजेंस का मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब तुम्हारे पे सूरज की रोशनी उपलब्ध होगी तभी जो आपके प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तुम्हें पता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम्हें समझाया था, ठीक है। तो यार जब उन्हें सनलाइट मिलेगी तभी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो कर पाएंगे, और इसलिए ही जो आपकी जो लाइट है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज़ के लिए, इकोसिस्टम के लिए। क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स अपने आप को यार वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डिकम्पोजर्स फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए जो आपकी लाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यार क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है यार। जो आपका क्वान्टिटी है और जो क्वालिटी है किसका, सनलाइट का, वो यार सबका डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, ठीक है। तो जो भी आपके सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उन पे यार कितनी ज़्यादा क्या कहते हैं क्वालिटी में आपकी जो सनलाइट है वो कितनी ज़्यादा क्वालिटी में और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो लाइट है वो उस पर पड़ रही है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंस है लाइट की, किन के लिए, प्लांट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर लाइट अगर उन्हें नहीं मिलेगी तो प्लांट्स फिर यार वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो लाइट्स की प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है यार। तो यार सबसे पहला फ़ायदा जो तुम्हें पता है कि अगर लाइट होगी तभी ही वो क्लोरोफिल प्रोडक्शन कर पाएंगे, बिना क्लोरोफिल प्रोडक्शन कर पाएंगे तभी जाके वो अपने आप को सस्टेनेबल बना पाएंगे, ठीक है। बिना क्लोरोफिल के वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, और क्लोरोफिल किससे आएगा, जब उनको सनलाइट वगैरह अच्छे से मिलेगी, ठीक है। तो पहला तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तुम्हारा सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। द टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सनलाइट दे आर गेटिंग, ठीक है।
किस टाइप के प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं कहाँ पे, अर्थ पे, ठीक है। वो यार डिपेंड करता है किस पे, कि कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट उस एरिया में जा रही है, ठीक है। ये मान लो यार ये 2 एरिया हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा राजस्थान, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर से कुछ भी ले लो, जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ ले लो, ठीक है। मेरे को नहीं पता कौन सी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो भी है वो वाली जगह है, ठीक है, ठंडी। अब राजस्थान में यार धूप बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये आपका सूरज हो गया, ठीक है, यहाँ भी सूरज हो गया। अब जब आपकी धूप है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में राजस्थान में आती है, तो वहाँ पे जो प्लांट्स आएंगे ना, उनका क्या कहते हैं, जो पूरा इकोसिस्टम है वो बहुत अलग है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू किसके, जो आपके प्लांट्स जो भी ग्रो होंगे कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठंडा है, और जो आपकी सनलाइट जा रही है वहाँ पे वो कम अमाउंट में जाती है, ठीक है। ठंडा टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से वहाँ के प्लांट्स कुछ अलग होंगे और यहाँ के प्लांट्स कुछ अलग होंगे, ठीक है। डिपेंड्स करता है कि यार तुम्हारी सनलाइट जो है वो किस अकॉर्डिंग जा रही है उस पर, ठीक है, कितने अमाउंट में जा रही है, ठीक है, समझ गए। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। लाइट दस डिसाइड द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो जो आपकी जो लाइट है वो क्या डिसाइड करती है, वो फिजियोलॉजी डिसाइड करती है आपके प्लांट्स की डिफरेंट रीजन्स के अंदर, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स की कौन से प्लांट्स जो आपके हैं वो कहाँ ग्रो होने चाहिए, ठीक है। उसमें जो आपका लाइट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सनलाइट ज़्यादा है कम है, कहाँ जा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके प्लांट्स के लिए, आपके प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है। यही सब है। फिर आता है तुम्हारा डी, टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर में क्या है कि व्हेन लाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। अब यार ये नॉर्मल वाली बात है कि अगर सनलाइट इंक्रीज होगी, ठीक है, सूरज की रोशनी अगर इंक्रीज होगी तो यार जो गर्मी है यार वो तो इंक्रीज होगी ना, ठीक है। और उसका उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा भी हो सकता है, ठीक है यार। अब जब व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन द प्लांट्स इंक्रीजेस, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है यार तुम्हारे मिनरल्स वगैरह जो भी है ना, जो तुम्हारा उसको नीचे से लेके क्या कहते हैं, आपके जो क्या कहते हैं सॉइल से लेके आपकी पूरी लीव्स तक, ठीक है, पूरी रूट से लेके आपकी पूरी लीव्स तक जो भी न्यूट्रिएंट्स और आपके मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको जो ऊपर नीचे का पहुंचाने का प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जब लाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो आपका रेट है ट्रांसपिरेशन का वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब ये प्रोसेस इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो जो वाटर का जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे ना वाटर, वो भी रेट इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दस टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड डिसाइड्स द टाइप ऑफ प्लांट्स टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया। फिर ठीक है, फिर भाई क्या कहते हैं, जो तुम्हारी बात है वही घूम फिर कर वहीं आ गई क्या, कि यार तुम्हारी लाइट इंक्रीज होगी तो यार तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यार तुम्हारा क्या कहते हैं, क्या इंक्रीज होगा, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा तो यार वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। और फिर ये सारी चीज़ें क्या डिसाइड करती हैं कि कौन से प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो होंगे, ठीक है। तो आपका जो हम कह सकते हैं जो आपका प्लांट्स हैं, ठीक है, जो आपकी लाइट है, टेम्परेचर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कौन से प्लांट्स कहाँ ग्रो होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टोमेटल मूवमेंट, ठीक है। स्टोमेटल मूवमेंट के अंदर आता है आपका द स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, स्टोमेटा कीप्स द प्लांट बॉडी इन अ स्टेबल फिजियोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। देखो जो आपका स्टोमेटा है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आपकी लीव्स के अंदर, ठीक है। और जो आपका स्टोमेटा है ये प्लांट्स की बॉडी को एक स्टेबल फिजियोलॉजिकल स्टेटस में रखता है, ठीक है। फिजियोलॉजी मैंने बोला था कि यार स्टडी होती है किनकी, लिविंग थिंग्स की, ठीक है, लिविंग बींग्स की। तो एक स्टेबल कनेक्शन बना रहे, ठीक है, सबको सही से जा रहा हो, ये कौन डिसाइड करता है, स्टोमेटल डिसाइड करता है, ठीक है। उसको हम स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। नीचे मैंने और अच्छे से लिखा हुआ है कि आपका जो स्टोमेटा है वो क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज स्टोमेटा। तो यार स्टोमेटा का मतलब होता है स्टोमेटा आर टाइनी होल्स फाउंड इन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, दे अलाउ वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आउट ऑफ द लीव एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीव, ठीक है। अब यार स्टोमेटा क्या करते हैं यार, ये स्टोमेटा आपके होते हैं टाइनी होल्स, ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं, आपके लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से। ये देखो मैं बना ही देता हूँ, ये हो गई आपकी लीव, ठीक है। इस लीव के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो तुम्हें दिखते भी नहीं, ठीक है। उसी छेद को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का ही काम है कि भाई ऑक्सीजन को बाहर निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, यहाँ से उधर सामान पहुँचाना, ठीक है, वो सारा काम किसका है, स्टोमेटा का काम है। और इसकी वजह से ही
जो आपका स्टेबल कनेक्शन बन पाता है फिजियोलॉजी का, यानी कि एक लिविंग बीइंग जो है ये उसका एक स्टेबल कनेक्शन बन पाता है और ये आराम से जो आपके प्लांट है वो एक नॉर्मल तरीके से रह पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा है ये स्टोमेटा का कनेक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, अगला पॉइंट है हमारा ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है। फ्लावर्स आर डिफरेंट इन समर एंड विंटर मंथ्स। द बेसिक थ्योरी behind it is some plants can bloom in summer months and some in winter, ठीक है। अब यार जैसे कि तुम्हें यार ये बहुत बेसिक पॉइंट है, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि कुछ आपके प्लांट्स, कुछ आपके फ्लावर्स, कुछ आपकी फल सब्जियां जो भी सारे होते हैं ये कुछ आपके गर्मियों के सीज़न में आते हैं, कुछ आपके विंटर के सीज़न में आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, किसी को कम अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, किसी को टेम्परेचर कुछ और चाहिए, ठीक है, ज़्यादा गर्म चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को मिड टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल वाला टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो यार ये सारा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट पे डिपेंड करता है कि गर्मियों में जो सनलाइट की ड्यूरेशन होती है वो इतनी लंबी होती है, ठीक है, और जो सर्दियों में ड्यूरेशन होती है सनलाइट की वो इतनी होती है, समझ गए। तो अब वही चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। अब ये सारे आपके हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किस चीज़ के लिए? प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स की। अब तक हमने देखा था कि प्लांट्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं एनिमल्स के लिए, ठीक। सबसे पहला मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म नाम तुम्हें सुना सुना लग रहा होगा। मेटाबॉलिज्म का नाम मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, ठीक है। जो भी तुमने खाया है उसको डाइजेस्ट करके जो भी उसके प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे जो भी हैं, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब करके तुम्हारी बॉडी को एनर्जी देना, ठीक है, तुम्हारी बॉडी को एनर्जी देना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइट कंट्रोल्स द फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल्स बाय अफेक्टिंग इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो, जो आपकी लाइट है वो कंट्रोल करती है क्या? फिजियोलॉजी। जो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है, उनके अंदर जो आपके लिविंग के अंदर जो भी पूरा फंक्शन कैसे काम करता है वो सब, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो लाइट की वजह से ही जो आपके एनिमल्स है ना, उनका ये नहीं है कि उन लाइट की वजह से ही उनका सब कुछ डाइजेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, लाइट एक रोल प्ले करती है, ठीक है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजी और आपका मेटाबॉलिज्म किनका, एनिमल्स का अफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो अफेक्ट कैसे करती है? उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, ठीक है। एंजाइमेटिक क्या होता है? तुमने एंजाइम्स का नाम सुना होगा, ठीक है, एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स हमारे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। इनको हमारे बॉडी में होना चाहिए और ये हमारी बॉडी में होते भी हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तुम्हारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, खाने को डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स में, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइट है वो एनिमल्स के लिए क्या कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? बाय अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। और फिर उस वजह से फिर जो उनका फिजियोलॉजी है, जो मेटाबॉलिज्म है, फिर यार वो भी अफेक्ट होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा एक दूसरा पॉइंट जो कि बहुत आसान है और बेसिक वाला पॉइंट है हमारा, विजन। विदाउट लाइट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी एनीथिंग, ठीक है। नॉर्मली बात है कि यार अगर सनलाइट नहीं होगी तो यार तुम्हारे जानवर ही क्या, तुम्हारे जो इंसान है यार वो भी कुछ नहीं देख पाएंगे बिना लाइट के, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ही लिखा हुआ था। अगला आता है पिगमेंटेशन, ठीक है। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पिगमेंटेशन ऑन द स्किन कलर डिपेंड्स ऑन द नेचुरल लाइट सोर्स, ठीक है। सबसे पहले आप तुम देख लो वो पॉइंट, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ये देख लो कि पिगमेंटेशन आखिर होता क्या है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पिगमेंटेशन मीन कलरिंग, ठीक है। योर स्किन गेट्स इट्स कलर फ्रॉम द पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन, ठीक है। मेलेनिन स्पेशल सेल्स इन द स्किन मेक मेलेनिन। When these cells become damaged or unhealthy, it affects melanin production, ठीक है। अब यार तुम्हारा पिगमेंटेशन वो प्रोसेस होता है जिससे तुम्हारी स्किन, तुम्हारी आइज़ का कलर, तुम्हारी स्किन का कलर, तुम्हारे फेस का कलर डिसाइड होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं पिगमेंटेशन, ठीक है। पिगमेंटेशन मीन्स कलरिंग। तुम्हारे पिगमेंटेशन की वजह से ही तुम्हारे ये जो मेरे हाथ का कलर है वो डिसाइड होता है, ठीक है। तुम्हारी उंगलियों का कलर डिसाइड, आँखों का कलर, बालों का कलर, ठीक है, सब कुछ जो भी है वो डिसाइड होता है पिगमेंटेशन की वजह से, ठीक है। पिगमेंटेशन में तुम्हारा जो स्पेशल सेल्स हैं, ठीक है, वो स्पेशल सेल्स तुम्हारे क्या बनाते हैं? मेलेनिन बनाते हैं, मेलेनिन, ठीक है, MELANIN, ठीक है, मेलेनिन बनाते हैं। और ये मेलेनिन अगर ज़्यादा बन जाते हैं तो बॉडी में दिक्कत होगी, ठीक है, और अगर कम बनते हैं तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए इनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि यार ये एक लाइन होनी चाहिए सिंपल, अगर इससे ज़्यादा हुए तो यार क्या कहते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि यार बहुतों के चेहरे पे वो सफ़ेद दाग से रहते हैं ना, तो वो ज़्यादा मेलेनिन के प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। और अगर किसी का क्या कहते हैं
बाकी अगर यार उनके जो कलर में कुछ दिक्कत है, ठीक है, डल से हैं, ठीक है, जो कि तुम्हें लगता है कि हाँ यार इनका नेचुरल कलर नहीं है बल्कि इनको कोई दिक्कत है, तो यार वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो प्रोसेस है, जो उनका मेलेनिन बन रहा है वो बहुत कम बनता है, ठीक है। तो इसलिए तो यार स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल होगा तभी जाके तुम्हारा जो स्किन का कलर है सब कुछ मेंटेन रहेगा और तुम ठीक दिखोगे, ठीक है। तो यार ये अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, ठीक है, डैमेज नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, द प्रोसेस ऑफ पिगमेंटेशन ऑन द स्किन कलर डिपेंड्स ऑन द नेचुरल लाइट सोर्स, ठीक है। यहाँ भी जो आपका नेचुरल लाइट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। अगर वो नेचुरल लाइट नहीं होगी तो या पिगमेंटेशन में क्या कहते हैं आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हो सकता है जो आपका पिगमेंटेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाए या फिर थोड़ा कम हो जाए, जिसकी वजह से आप पिगमेंटेशन की जो ग्रोथ है वो स्लो होगी और एज अ रिजल्ट आपकी स्किन में असर दिखेगा, ठीक है। तो आपका जो पिगमेंटेशन भी कैसे होता है, आपकी नेचुरल लाइट की वजह से, तो नेचुरल लाइट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, हमारा अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर फॉर देयर ब्रीडिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। जो आपके डिफरेंट एनिमल्स हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं किससे, या डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर से, ठीक है। कितने लंबे टाइम तक उन्हें वो सनलाइट मिल रही है, ठीक है। वो यार एनिमल्स टू एनिमल्स डिपेंड करता है, वो उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जो अपनी ब्रीडिंग एक्टिविटी है वो कब करनी है, ठीक है। ब्रीडिंग एक्टिविटी तुम्हारी मतलब वही होती है कि तुम्हें क्या कहते हैं, एनिमल्स डिसाइड करते हैं कब उन्हें आपके जो बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है। तो यार ये सबके लिए अलग अलग होता है ये टाइम, ठीक है। किसी को कोई मतलब आपके कुछ जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में पसंद करते हैं, तो आपके कुछ जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उनको वो चीज़ पसंद है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका रिप्रोडक्शन है वो भी आप किस पे डिपेंड है, आपका नेचुरल लाइट पे, ठीक है। अगला है तुम्हारा सर्कादियन रिदम, ठीक है। नाम अजीब है, ठीक है, कुछ अलग सा ही है, सर्कादियन रिदम, ठीक है, लेकिन आसान है। डेली रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमल्स towards the light condition are known as circadian rhythm. This is an important physiological action of all living organisms, ठीक है। सिंपल क्या है, जो भी आपके डेली रेस्पॉन्स हो रहा है किनका, एनिमल्स का, ठीक है, किसके टूवार्ड्स, आपके लाइट के टूवार्ड्स, ठीक है। मतलब कि यार आपकी ये सनलाइट है, ठीक है, ये मतलब सन है, ठीक है, ये उसकी सनलाइट, और ये आपके एनिमल्स, ठीक है। अब ये जो आपके एनिमल्स हैं ये कितने टाइम तक सनलाइट में रहते हैं, ठीक है, वो उस प्रोसेस को कहते हैं हम, उस प्रोसेस को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सर्कादियन रिदम, ठीक है। बस सिंपल यही है और कुछ नहीं है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कादियन रिदम, ठीक है। अब यार यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एक जो भी आपके जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि इंसान हो या एनिमल्स हो, सबके लिए अगर सही से अगर फंक्शन करना है उनकी बॉडी को, तो उनके लिए लाइट में रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तुमने सुना ही होगा कि यार जो तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तभी धूप में विटामिन डी मिलती है ना। तो यहाँ पे यार बस सिंपल वही वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन डी वाली बात तुम आराम से यहाँ पे इस पॉइंट में पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पॉइंट ख़त्म होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके टेम्परेचर फैक्टर पे, ठीक है। आपका जो लाइट फैक्टर था वो ख़त्म हो गया, अब हम चलते हैं टेम्परेचर के फैक्टर पे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रोल प्ले करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम उसमें भी देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर इंक्रीजेस द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, thus the types of plants grow in desert ecosystem are different from the type of plants of a forest ecosystem and an aquatic ecosystem, ठीक है। आपका जो टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, कि कौन से प्लांट्स कहाँ ग्रो होंगे, ठीक है। ये मान लो जैसा कि आपके ये हो गए डेजर्ट एरिया, ये हो गया आपका फॉरेस्ट एरिया, या हो गया आपका एक्वेटिक एरिया, ठीक है। अब यार जो डेजर्ट एरिया में आपके जो प्लांट्स ग्रो हो रहे होंगे वो यार वो हो रहे होंगे कैक्टस वगैरह, ठीक है। ये कैक्टस वगैरह जो आपके प्लांट्स हैं वो आपके एक्वेटिक एरिया में नहीं हो सकते। एक्वेटिक एरिया मतलब होता है तुम्हारा जहाँ पे पानी के अंदर जो प्लांट्स आपके ग्रो होते हैं, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपके एक्वेटिक एरिया, ठीक है। तो जो आपका कैक्टस है वो आपके यहाँ पानी के अंदर ग्रो नहीं होता है, ठीक है। उसको सनलाइट चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए, तब वो उस हिसाब से ग्रो होगा, ठीक है। उसको ज़्यादा गर्मी चाहिए, ठीक है। ऐसे जो आपका फॉरेस्ट के लिए इकोसिस्टम है वो अलग है, ठीक है। वहाँ पे जो आपके प्लांट्स वगैरह हैं जो भी, उनको अलग तरीके की लाइट चाहिए, ठीक है, उनको कम लाइट चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार वो ऑब्वियसली जो उन पर सनलाइट पहुँचती है वो फिल्टर होकर पहुँचती है, क्योंकि बाकी जो आपके फॉरेस्ट हैं वो उनको ढक लेते हैं, ठीक है, सनलाइट को। तो इस तरीके से यार टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा प्लांट कहाँ जाएगा, ठीक है। सिंपली बस यही था इसके बारे में, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, आपका अगला है ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
Different types of plants need different range of temperature for their growth. Summer growing plants are different from the winter season growing plants. ठीक है, सेम वही वाली बातें हैं कि यार आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारे एक प्लांट है तो यार उसको कोई सा ही मौसम दे दो, उसका कोई सा भी उसको टेम्परेचर दे दो, वो हर एक मौसम में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हर एक मौसम में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी प्लांट्स भी होते हैं जो हर एक मौसम में ग्रो नहीं होते। तो इसलिए ही आपको जो है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि तभी जाके उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है यार, समर सीजन में जो भी आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको सारा टेम्परेचर वगैरह अलग चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो भी आपके प्लांट्स वगैरह ग्रो होते हैं विंटर के सीज़न में। ठीक है, जो भी विंटर के सीज़न में ग्रो होते हैं उनको अलग सब कुछ चाहिए और उनको अलग सब कुछ चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, तो हमारा प्लांट्स वाला जो था वो ख़त्म हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर एनिमल्स। ठीक है, लास्ट वाले में हमने अभी रीड करा अभी इंपॉर्टेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर प्लांट्स वाला ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं एनिमल्स के लिए। बेस्ड ऑन द टेम्परेचर कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, इनको भी हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से? आपके वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड को एक और नाम दिया जाता है एंडोथर्मिक एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड को एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो तुम्हारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड जो एनिमल्स हैं उनके बारे में देखते हैं कि क्या से हैं वो। ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट लेवल। देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द एनवायरनमेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब यह वार्म ब्लडेड जो आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, ये वो एनिमल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट के साथ यानी कि जो प्रकृति के साथ अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करते। जो प्रकृति के साथ अपना टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो चेंज नहीं करते, उनको हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, और इसमें आपके जो एग्जांपल हैं वो हो गए आपके मैमल्स, ठीक है, और बर्ड्स। ठीक है, और बाकी सारे ये सारे आपके एग्जांपल किसके हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स के। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड आपके कौन से हैं? कोल्ड ब्लडेड में आते हैं आपके द बॉडी temperature of the organisms when changes with the temperature of the environment, then they are known as cold blooded animals. ठीक है, एग्जाम्पल आपका फ्रॉग। अब ये वो वाले आपके एनिमल्स होते हैं जो टेम्परेचर के साथ यानी कि जो प्रकृति के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, या फिर मैं बोलूँ अपनी फिजियोलॉजिकल स्टेटस को चेंज करते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, और इसमें तुम्हारा एग्जांपल आ जाता है फ्रॉग्स। ठीक है, ये अपने जो टेम्परेचर है ये अकॉर्डिंग टू आपके टेम्परेचर, ठीक है, आपके नेचर जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका माइग्रेशन। ठीक है, टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फैक्टर फॉर माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। इट इज नॉन एज thermal migration. If temperature changes, the birds or animals may change their place for a temporary period and then come back to their original place. ठीक है, माइग्रेशन या तुमने सुना होगा, माइग्रेशन मतलब होता है कि यार एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, उस जगह को कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, उस जगह को कहते हैं माइग्रेशन। अब यार टेम्परेचर एक रोल प्ले करता है माइग्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब यार अगर कुछ बर्ड्स होती हैं जिनको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, तो जब भी ज़्यादा गर्मी होती है तो वो अपने आप को कहीं और ले जाती हैं। ठीक है, वो कहीं और चली जाती हैं। कहाँ जाती हैं? जहाँ पे या तो टेम्परेचर नॉर्मल हो या फिर उतना ठंडा हो जितने कि में वो सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, वहाँ जाती हैं और वहाँ जाके वो टेम्परेरी टाइम के लिए माइग्रेट हो जाती हैं। ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए माइग्रेट हो जाती हैं। और जैसे ही आपका गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है, सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है, डिपेंड ऑन डिफरेंट बर्ड्स एनिमल्स, ठीक है, वो लोग सारे आपके वापस आ जाते हैं अपनी ही जगह पे जहाँ भी वो थे। ठीक है, यानी कि यहाँ से वो यहाँ गए। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर उनके हिसाब से नहीं था। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस अपने एरिया में आ गए जब टेम्परेचर सबको सही हो गया। ठीक है, तो ये होता है माइग्रेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ओके, तो आपका अगला पॉइंट है वाटर। ठीक है, ये आपका अगला पॉइंट है वाटर। ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस के अंदर। ठीक है, अब आपका थर्ड पॉइंट है वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, water is a very important abiotic factor in an ecosystem. The amount of water present in an area decides the type of ecosystem to be developed there. सिंपल वही बातें हैं, बस यार कुछ नॉर्मल चीज़ें चेंज कर दी जाती हैं। ठीक है, पहले तुम्हारा सनलाइट के ऊपर था, सनलाइट भी क्या करती है, सनलाइट किस हिसाब से होगी वो डिपेंड करता है फिर कि वहाँ पे कौन से आपके ऑर्गेनिजम्स, कौन से एनिमल्स वहाँ पे होंगे। ठीक है, कौन से प्लांट्स वहाँ ग्रो होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हारा हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी कौन से तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ठीक है, और आपके प्लांट्स कौन कौन से ग्रो होंगे, कौन कौन से वहाँ पे रहेंगे। और अब आ गया वाटर। ठीक है,
वाटर भी सीधे कनेक्शन है किसका, कि कौन कौन से एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि वाटर जो एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है किसका, इकोसिस्टम का, ठीक है। और कितने अमाउंट ऑफ वाटर एक एरिया के अंदर प्रेजेंट है, एक एरिया के अंदर प्रेजेंट है, वो डिसाइड करता है कि यार आपका जो इकोसिस्टम के अंदर जो भी लोग होंगे वो किस हिसाब से होंगे, ठीक है। Besides photosynthesis, water is essential for circulation of minerals throughout its body, ठीक है। अब यार फोटोसिंथेसिस तो करते हैं वो किसके जरिए करते हैं यार, वो वाटर के जरिए करते हैं, सनलाइट के जरिए करते हैं, ठीक है यार। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो तो ठीक है, लेकिन वाटर से ही, वाटर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यार मिनरल्स का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। मिनरल्स का सर्कुलेशन होता है सॉइल से, रूट से लेके लीव्स तक, ठीक है, जिससे कि वो लोग पूरा ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। रूट से लेके, ये तुम्हारी रूट्स हो गई और ये तुम्हारी लीव्स हो गई, ठीक है। तो रूट से लेके पूरी बॉडी तक ये आपका क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। कौन ट्रांसफ़र करता है, मैंने पीछे बताया था, स्टोमेटा नाम का भाई एक प्राणी है, ठीक है। मतलब कि स्टोमेटा होल्स होते हैं, ठीक है, आपके लीव्स के अंदर, ठीक है। वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर एनिमल्स फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। जो आपका वाटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किनके लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे चाहे एनिमल्स हो, तुम्हारे इंसान हो, तुम्हारे प्लांट्स हो, ठीक है, या कोई भी हो, वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। वाटर रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो आपका वाटर है वो रेगुलेट करता है, वो मेंटेन करके रखता है क्या, टेम्परेचर, किनका, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी, ठीक है। बिना वाटर के यार टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा, वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वाटर ही है जो हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन, रेगुलेट करने में, ठीक है। वाटर इन फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल ऑल्सो नीडेड बाय इकोसिस्टम, ठीक है। जो आपका जो वाटर है ना, जो आपका पानी है वो यार रेनफॉल में भी, रेनफॉल की फॉर्म में भी होना चाहिए, ठीक है। ये इकोसिस्टम की नीड है, ठीक है। इकोसिस्टम अगर सही से बनाना है तो यार रेनफॉल यानी कि बारिश होनी चाहिए, तभी एक इकोसिस्टम अच्छे से बन पाएगा। अगर बारिश नहीं होती है, बारिश की फॉर्म में पानी नहीं मिलता है, तो भी दिक्कत है, ठीक है। अगला पॉइंट तुम्हारा, एक सेकेंड, तुम्हारा अगला पॉइंट है सम अदर नीड्स इट इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम अंडरग्राउंड बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर जो आपके बाकी प्लांट्स वगैरह की कुछ की जो डिमांड है वो यार कैसे पूरी होती है, वो एब्जॉर्प्शन के जरिए पूरी होती है। सिंपली यहाँ पे वो बताया गया है कि एब्जॉर्प्शन के जरिए जो आपके प्लांट्स की जो नीड है वो इस तरीके से पूरी हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो स्टार्टेड लिविंग बेस्ड ऑन द प्रेफरेबल इकोसिस्टम, ठीक है। जब के एनिमल्स हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो ज़्यादा पानी पीते हैं या फिर उनको ठंडे में रहना पसंद है या फिर उनको गर्मी में रहना पसंद है या उनको नहाना ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तुम्हारे पानी में ज़्यादा उन्हें रहना पसंद है, ठीक है। अब यार जैसे तुम्हारे मगरमच्छ हो गए, मगरमच्छ यार इधर कहीं नहीं दिखेंगे तुम्हें, कहीं सूखे जगह पे, ठीक है, जहाँ पे पानी होगा। और पानी ऐसा भी नहीं है तो कि तुम्हारा सागर होगा, ठीक है, सागर में मगरमच्छ नहीं होते, एक नॉर्मल पानी की लेवल पे मगरमच्छ होते हैं, ठीक है यार। तो वही बता रखा है यहाँ पे कि यार वाटर किस हिसाब से प्रेजेंट है, ठीक है, उस हिसाब से जो आपके एनिमल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई साहब अब हम यहाँ पे आएँ या फिर यहाँ से चले जाएँ, ठीक है। सिंपल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ख़त्म होता है वाटर वाला भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, तो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है एडेफिक फैक्टर्स, ठीक है। जो भी तुम्हारे क्लाइमेट फैक्टर्स थे वो सारे तुम्हारे ख़त्म हो गए, ठीक है। क्लाइमेट फैक्टर्स के अंदर तुम्हारे 3 टाइप थे, तुम्हारा कौन कौन से, टेम्परेचर, तुम्हारी सनलाइट और तुम्हारा वाटर, ठीक है। और एडेफिक फैक्टर्स यहाँ मैंने बताया था कि एडेफिक जो है यार तुम्हारा बात ही सॉइल से रिलेटेड करता है, तो यहाँ पे बस हम सॉइल के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एडेफिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सॉइल, ठीक है, soil is a natural resources and provides platform for the plants to grow. Thus, the fertility and the quantity of soil decides the type of vegetation in that area, ठीक है। अब यार जो आपकी जो सॉइल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, और ये आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, ठीक है। किनको प्लेटफॉर्म देती है, प्लांट्स को प्लेटफॉर्म देती है कि भाई तुम अपने आप को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, यानी कि आपकी जो कितनी ज़मीन, जो आपकी जो मिट्टी है वो कितनी उपजाऊ है, ठीक है। तो आपकी फर्टिलिटी और आपकी क्वांटिटी ऑफ सॉइल कितनी मात्रा में है, ठीक है। ये फैक्टर्स कुछ हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कि किस टाइप का जो आपका वेजिटेशन है वहाँ पे रहेगा। वेजिटेशन मतलब यह है कि किस टाइप के प्लांट्स, ठीक है, इसको प्लांट्स ही बोल दो, वेजिटेशन का मतलब प्लांट्स ही होता है, ठीक है, कि किस टाइप के तुम्हारे प्लांट्स वगैरह उस एरिया में रहेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा अगला है pH ऑफ द सॉइल इज द डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। If pH of soil is less than 7, then it is acidic, ठीक है, then it is acidic soil, and if pH is more than 7 is alkaline, ठीक है।
अब यह तुम्हारा पीएच एक फैक्टर होता है, ठीक है, कि तुम्हारी एक सॉइल के अंदर कितना पीएच है, ठीक है। अगर तुम्हारा जो पीएच है सॉइल के अंदर वो लेस देन 7 है, ठीक है, वो लेस देन 7 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉइल बोलेंगे। और अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कलाइन सॉइल बोलेंगे, ठीक है। तुमसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि यार इसका लेस देन 7 है तो इसका एग्जाम्पल बता दो, या क्या कहते हैं इसका ज़्यादा है तो ऐसा ऐसा कर दो, नहीं, तुम्हें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना तुम्हारे लिए बहुत है, ठीक है। इसलिए मैंने बस इतना ही यहाँ पे लिखा है। तुम्हारा आगे है पॉइंट, एसिडिटी एंड एल्केलिनिटी ऑफ द सोइल डिसाइड्स द नंबर एंड काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू स्टे ओवर देयर, ठीक है। तुम्हारी जो सॉइल की एसिडिटी है और एल्केलिनिटी है, ठीक है, वो सॉइल का जो फैक्टर है, कौन, एसिडिटी और एल्केलिनिटी, ठीक है। ये दोनों फैक्टर की वजह से जो आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सिंपली यार तुम समझ लो इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि यार आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम भाई अपना कहाँ घर बसेरा करें, ठीक है। सिंपल ये है, उनकी कंडीशंस हम अपनी स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तुम्हारा आता है फिर न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल सॉइल वो होती है जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होता है, ठीक है। ये एक प्रेफरेबल कंडीशन है, ठीक है, और फॉर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये एक प्रेफरेबल कंडीशन है। इस कंडीशन में आपके जो ज़्यादातर आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉइल, ठीक है। जो 7 से नीचे है उसको हम बोलते हैं एसिडिक, 7 से ऊपर वाले को बोलते हैं एल्केलिन, जो बीच में है इनके 6.5 से 7.5 है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। अगला पॉइंट है तुम्हारा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सस्टेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि यार सॉइल के अंदर अगर ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं और प्लांट्स या एनिमल्स को ज़्यादा मात्रा में आपके जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जो कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं किसके लिए, आपके इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सस्टेन, मेंटेन, जिंदा रखने के लिए ये सारे मतलब एक ही है, ठीक है। अगला पॉइंट, एक सेकेंड, टेक्सचर ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो प्लेइंग अ की रोल, ठीक है। जो आपका टेक्सचर है सॉइल का वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। टेक्सचर मतलब यार कि तुम्हारी सॉइल किस टाइप की है, ठीक है यार, मतलब कि यार रॉकी एरियाज है जहाँ पत्थर वगैरह है, वहाँ पे यार देखो तुम, अगर देखा जाए तो वहाँ पे यार तुम क्या कहते हैं खेती नहीं कर सकते हो, ठीक है, रॉकी एरियाज़ में, ठीक है। या तुम्हारा माइनिंग एरियाज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है, ठीक है, और अलग अलग मिट्टी के हिसाब से इनका पीएच लेवल भी अलग होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कि तुम्हारी जो मिट्टी कैसी है, उसका पीएच कैसा है, उस हिसाब से आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, ये सारे लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। आपका लास्ट पॉइंट है, डिफरेंट textured soil will allow different types of biotic factor or organisms to grow and stabilize in that ecosystem। जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कौन सी सोइल है, टेक्सचर्ड सोइल है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग बींग्स को अलाउड करती हैं, ठीक है, लिविंग बींग्स को अलाउड करती हैं, ऑर्गेनिजम्स को अलाउड करती हैं कि आप हमारे एरिया में आके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आपको मतलब आप हमारे एरिया में अपना घर बना सकते हैं, सिंपल ये कह रहे हैं, ठीक है। आप सिंपल यार ये समझ लो कि ये कोई एजेंट है, ठीक है। कौन एजेंट है यार, सब एजेंट है, जो ही मैंने अभी तक तुम्हें स्टडी करवाया ना, वाटर, लाइट, ठीक है, तुम्हारा टेम्परेचर, सॉइल, ठीक है, ये सारे एजेंट हैं। और ये सारे एजेंट्स क्या कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पास ये सब है देने के लिए, ठीक है, कि हम ऐसा टेम्परेचर दे देंगे, हम ऐसा ऐसा दे देंगे, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्लांट्स को, एनिमल्स को, तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स, ये इन सबको बोल रहे हैं कि आओ हमारे एरिया में अपना घर बसाओ, ठीक है, और अपने आप को ग्रो करो, ठीक है। और अपने आप को ग्रो करोगे तो क्या बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा सीन है, ठीक है। तो जो भी मैंने समझाया इनको तुम एजेंट्स समझ लो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए आसान होगा समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये पॉइंट है वो पूरा ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर, ओके। तो यार इस वाले को हम, अगर मैंने जो भी तुम्हें वीडियो में समझाया अगर मैं उसको समराइज़ करूँ तो यार देखो कन्फ्यूज़ मत होना, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है यार, जैसे कि तुम कन्फ्यूज़ ना हो। हमने इस वीडियो में एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करा, ठीक है। अब जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं, आपके होते हैं 2 टाइप के, ठीक है यार, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं, आपके ये क्लाइमेटिक, ठीक है, और होते हैं आपके एडेफिक, ठीक है। क्लाइमेटिक के अंदर, क्लाइमेटिक आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, ठीक है। क्लाइमेटिक आपके होते हैं 3 टाइप के। आपका हो गया टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, फिर तुम्हारा हो गया वाटर, ठीक है, फिर तुम्हारा हो गया लाइट, ठीक है। और एडेफिक के अंदर होती है तुम्हारी एक ही सॉइल, ठीक है।
इनके बारे में हमने स्टडी करा कि यार टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, और एडेफिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इनके बारे में यार तुमने अलग अलग चीज़ें स्टडी करी हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इन सबको मिक्स मत कर देना एक सारी, क्लाइमेटिक और एडेफिक इनको अलग अलग रखना, ठीक है, क्योंकि यार इस तरीके से ही पूरा आपका जो इकोसिस्टम है वो इस तरीके से ही चलता है, ठीक है। तो बेसिकली यार इतना छोटा सा ही डायग्राम था, ठीक है, इसको मैंने तुम्हें अच्छे से पूरी वीडियो के अंदर तुम्हें समझाया है, ठीक है। तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा चैप्टर तुम्हारा हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्या कहते हैं, कोई डाउट रह गया हो तो यार कमेंट्स में पूछ लेना, कोई फीडबैक सजेशन देना हो तो यार कमेंट्स कर देना, हम सारे कमेंट्स के रिप्लाई दे देंगे। बता देना तुम्हें चैप्टर अच्छा लगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और अब हम तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।